राइट। और उसके अंदर हमने ये समझा था कि अगर हमारे पास में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ हमने ड्रॉ अगर कर रहे हैं पी वर्सेस वी का, राइट, तो इस ग्राफ में हमने 4 पॉइंट्स कंसिडर किए थे। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से A to B, B to C, C to D और D to A। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, C, D। अब A से B पे, A पे हमारे पास में प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, B पे प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2। देन एट पॉइंट C प्रेशर इज P3, वॉल्यूम इज V3। एट पॉइंट D प्रेशर इज P4 एंड वॉल्यूम इज V4। और यहाँ पर हमने ये स्टडी किया था कि यहाँ पर पॉइंट A से पॉइंट B पे जाते हैं तब क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, राइट। देन यहाँ पर होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन यहाँ पर होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। याद है सभी को? और यहाँ पे होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जहाँ एक्सपेंशन हो रहा था वहां पर हमने वर्क डन पॉजिटिव लिया था, और जहाँ कंप्रेशन होता है वहां पे वर्क डन कैसा लिया था, नेगेटिव। याद है सभी को ये चीज? यस सर। दूसरा एक चीज हमने यहाँ पर ये भी स्टडी की थी कि एडियाबेटिक जो प्रोसेस है उसके अंदर यहाँ पर टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आता है, राइट। ध्यान है सभी को ये चीज? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस हाँ सर। सर। हम्म, ठीक है। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी। अब कार्नोट इंजन, अब कार्नोट इंजन के अंदर किसी को कोई डाउट है? लाइक लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था उसमें किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया, अगर डाउट नहीं है तो ठीक है। चलो, अब कार्नोट इंजन के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो सोर्स लिया हुआ है, सोर्स जो है वो है 227 डिग्री सेल्सियस पे। सोर्स कितने पे है? 227 डिग्री सेल्सियस पे। और जो सिंक है वो है 127 डिग्री सेल्सियस पे। जो हीट ऑब्जर्व की जा रही है, दैट हीट ऑब्जर्व इज फ्रॉम द सोर्स Q1 which is 10⁴ जूल। 10⁴ जूल का मतलब क्या हो गया कि 10,000 जूल, राइट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। गुड। तो यहां पर हमारे पास में एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? कि Q2/Q1 इज इक्वल्स टू T2/T1। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, राइट। अब यहाँ पर सोर्स को हमें दिया गया है डिग्री सेल्सियस के अंदर। आप इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो सोर्स जो है उसे हम टेम्परेचर T1 कंसीडर कर सकते हैं, जो सिंक है उसे हम टेम्परेचर T2 कंसीडर कर सकते हैं। यस और नो? और पूछा गया वर्क डन पर साइकिल क्या आएगा। ठीक है। तो वर्क डन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम सबसे पहले तो Q2/Q1 इज इक्वल T2/T1 का यूज करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी Q2/Q1 में। अच्छा, अब T2/T1 क्या है? तो देखो यहाँ पर जो ये 227 डिग्री सेल्सियस 127 डिग्री सेल्सियस हमें जो दिया हुआ है, आप इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है?
तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 227, मान लो ये हमारा सोर्स है तो मैंने इसको नाम दे दिया T1, तो 227 प्लस 273, तो ये कितना आ जाएगा, 500 केल्विन हो जाएगा। एंड T2 है आपका 127 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, 400 केल्विन हो जाएगा, राइट, होगा कि नहीं। अच्छा, अब Yes, यहाँ sir. पर आप इसका जब रेशियो लेंगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, T2 की वैल्यू है 400 और T1 की वैल्यू है 500, 400 बाय 500 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा, यस और नो। Yes, और sir. Yes, Q2 sir. इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Q2 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4/5 इंटू Q1। Q1 हमारे पास में क्या है बेटा, हीट ऑब्जॉर्व फ्रॉम द सोर्स, राइट। तो हीट ऑब्जॉर्व फ्रॉम द सोर्स की वैल्यू कितनी दी है, 4/5 इंटू Q1। Q1 कितना है, 10⁻⁴, मतलब 1 2 3 एंड 4 जीरोस आ गए, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2000, तो ये आ जाएगा 8000 जूल। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया Q2 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, Q2 की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, वर्क डन पर साइकिल, तो वर्क डन को हम लिखते क्या है, तो वर्क डन के लिए हम लिखते हैं Q1 माइनस Q2। तो Q1 कितना था, तो Q1 था बेटा हमारे पास में 10,000, राइट, और Q2 कितना है हमारे पास में, तो वो है 8,000, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 2000 जूल आ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। बोलो, आए बात समझ में। Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। No, sir. नक्षत्र, देश, शैल, परम, No, sir. ओके। देखिए ये हमारे पास में हमने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज यहाँ पर हमने मेंशन की हुई है। Q2/Q1 इज इक्वल्स T2/T1, T2 और T1 की वैल्यूज हमने केल्विन में कन्वर्ट करके पुट की है। Q2 इज इक्वल्स टू 4/5 Q1, Q1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 10,000, तो Q2 आ जाता है 8,000 जूल, और जो वर्क डन है वो हो जाएगा 10,000 माइनस 8,000, तो कितना हो जाएगा, 2,000 जूल। बोलो, क्लियर है। Yes, sir. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन आपको गिवन है 1/6, कितने गिवन है, 1/6। इफ सिंक टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 65 डिग्री सेल्सियस, सिंक टेम्परेचर का मतलब कौन सा टेम्परेचर बेटा, T2 टेम्परेचर है, राइट। इफ सिंक टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 65 डिग्री सेल्सियस, देन एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, देन एफिशिएंसी हो जाती है इसकी 1/3। बोला ये बात समझ में, एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 1/3। तो आपको क्या चाहिए, यू नीड टू फाइंड आउट एक्चुअल सिंक टेम्परेचर। आपको क्या फाइंड करना है, एक्चुअल सिंक टेम्परेचर। बोलो, आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर आप देखिए एफिशिएंसी आपको ऑलरेडी मेंशन है, तो एफिशिएंसी बेटा आपको गिवन है 1/6, राइट, और 1 माइनस T2/T1 ये हमारे पास लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज आपसे ये कहा जा रहा है कि न्यू एफिशिएंसी मतलब कि 1/3 कब हो रही है, जब सिंक टेम्परेचर कितना रिड्यूस किया जा रहा है, 65 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस किया जा रहा है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है T2 उसमें से -65 करेंगे तो इतना रिड्यूस हुआ। सो व्हाट वी कैन राइट एफिशिएंसी डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 माइनस 65/T1। बोलो, आई बात समझ में। क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है, 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या किया है, 65 डिग्री सेल्सियस क्या किया है इसमें, रिड्यूस किया Reduce. है। अच्छा, अब आप यहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस लिखो या 65 केल्विन लिखो, डिडक्शन जो होना है इट विल रिमेन सेम। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा 65 मेंशन कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, दूसरी चीज समझो, अब यहाँ पे हमारे पास जो नई एफिशिएंसी आई वो है 1/3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 65/T1, ठीक है। तो अब आप समझिए यहाँ पर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/6 में ये जो 6 है इसे यहाँ सामने ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस T2/T1। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया 1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस T2/T1। क्या ये चीज क्लियर है सभी को। इसे हमने नाम दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1।
समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. दूसरा है हमारे पास में इक्वेशन 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 65/T1। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 3 है ये यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस T2 माइनस 65/T1। बोलो, आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस T2 माइनस 65/T1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, तो दोनों को जब आप इक्वेट करते हैं तो एज यू कैन सी, एक तरफ है 6 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2/T1 और दूसरी तरफ है 3 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 माइनस 65/T1। अच्छा, अब यहाँ पर आप माइनस साइन को जब आप अंदर लेके जाते हैं तो माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. भाई समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 प्लस 65। ये हमारे पास में इक्वेशन रही। ठीक। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T2। तो हमने लिख लिया 2T1 माइनस 2T2 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 प्लस 65। ठीक है। अब ये T1 इधर आ जाएगा तो 2T1 माइनस T1 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा T1। ये माइनस T2 है, इसको इधर ले जाओगे तो 2T2 माइनस T2 कितना बचेगा, T2 बचेगा। तो ये हो जाएगा T1 इक्वल्स टू T2 प्लस 65। बोलो, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। नाउ T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू हमारे, अच्छा अब हमारे पास में एक इक्वेशन है, देखो यहाँ पर एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। राइट। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप T1 माइनस T2/T1 लिख सकते हो। यस और नो? भाई ये जो एफिशिएंसी है इसका फॉर्मूला T1 माइनस T2/T1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ पहले। Yes, sir. Yes, लिख sir. सकते। Yes. राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो हमने लिख दिया T1 माइनस T2/T1 इज इक्वल टू कितना है, 1/6 है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को देखें, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 65, इसमें से T2 को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 65 लिख सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. तो T1 माइनस T2 को हमने रिप्लेस किया 65 से, डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू 1/6। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. अच्छा, अब आप देखो ये जो T1 है, T1 यहाँ पे जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 65 इंटू 6 होगा कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा, 390 केल्विन हो जाएगा। T1 कितना आ जाएगा, 390 केल्विन। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो T1 आ गया 390 केल्विन। अच्छा, तो T2 कितना आ जाएगा, तो T2 आएगा T1 माइनस 65। T2 कितना आ जाएगा, T1 माइनस 65। तो T1 की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास में आई, देखो वी हैव T1 एज अ 390 केल्विन, तो 390 माइनस 65, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 325 केल्विन। नाउ द आंसर दैट वी रिक्वायर्ड, आपसे पूछा जा रहा था कैलकुलेट एक्चुअल सिंक टेम्परेचर। अब सिंक टेम्परेचर का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वी आर फाइंडिंग, वी आर फाइंडिंग T2 ही हमें फाइंड करना है। और हमारे पास में जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके पास में 48, 49, 51 एंड 52, क्या इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। क्यों? बिकॉज अभी हमने जो आंसर निकाला है दैट आंसर इज इन टर्म्स ऑफ केल्विन। तो केल्विन को हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो केल्विन में हमारे पास में आंसर आ रहा है 325, राइट। और इसमें से -273 करेंगे तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 52 डिग्री सेल्सियस। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. Sir. Yes. बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? No, No. sir. No, sir. तो ये हमारा आंसर आ गया T2 इज इक्वल टू 52 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपका आंसर
52 डिग्री सेल्सियस। बोलो अब बताओ, कोई डाउट इसमें? बताइए, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नो नो सर। सर। पक्का? यस सर। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये अपना कार्नोट इंजन खत्म हो गया। अब समझिए रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर फ्रिज है। फ्रिज इज बेसिकली योर रेफ्रिजरेटर, राइट? ये चीज पता है सभी को कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि रेफ्रिजरेटर अलग होता है, फ्रिज अलग होता है। ऐसा तो नहीं है कोई? हाँ? नो सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ तनिष्क राज, आपका माइक सही है अभी कि अभी भी नहीं चल रहा है? तनिष्क राज, ठीक है। शैल, शैल। यस सर। हाँ बेटा, एक बात बताओ, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, उस रेफ्रिजरेटर में ठंडा रहता है अंदर का, अंदर जो है उसमें कूलिंग रहती है, राइट? रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो उसको कूल करने के लिए क्या किया जाता है? व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस? उसके अंदर कूलिंग कैसे रहती है? क्या कुछ उसके अंदर ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी वजह से उसके अंदर कूलिंग रहे, या क्या होता है एग्जैक्टली? कुछ आइडिया? ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल्डर बॉडी। कोल्डर बॉडी की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब कोल्डर बॉडी में से आपको हीट बाहर निकालनी है, तभी तो अंदर कूलिंग रहेगा, राइट? तो जब आपको हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो हीट अपने आप एक्सट्रैक्ट नहीं होती, इट्स नॉट अ नेचुरल फिनोमिना। वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? आपको वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क के थ्रू आपको वहां से एक हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, राइट? जब वहां से आप हीट बाहर निकालते हो, और उसे हीट को, आपने सुना होगा रेडिएटर, वर्ड सुना है रेडिएटर? रेडिएटर वर्ड सुना है? कई कार्स के अंदर रेडिएटर्स लगे होते हैं, राइट? तो रेडिएटर क्या होता है? बेसिकली वो हीट एक्सट्रैक्ट करके करने का काम है, मतलब उसका। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो जीप चला करती थी, उसके अंदर पानी डालते थे उसको, इवन अभी भी कूलेंट यूज होता है इंजन को कूल करने के लिए, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि वो रेडिएटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर, जैसे अगर हम बात करें कि कोल्डर बॉडी है, दैट इज योर रेफ्रिजरेटर, वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करके वो कहाँ ड्रॉप कर देता है? रूम टेम्परेचर, रूम में एक्सट्रैक्ट करके डाल देता है, राइट? तो होता क्या है, अगर हम इसे समझें तो ये कार्नोट इंजन की बिल्कुल रिवर्स साइकिल है। जो कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन में क्या हो रहा था कि वहां पर सोर्स पे से हम T1 टेम्परेचर रहता था उसका, और Q1 हीट को यूज करके हम लोग वर्क कर रहे थे आगे, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग सिंक में से, मतलब जो आपका T2 टेम्परेचर, वहां से हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ रहा है। बोलो, आई बात आ रही है समझ में सभी को? यस सर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा, रेफ्रिजरेटर जो है इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इट्स वर्किंग इज लाइक हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। क्या कह सकते हैं? रेफ्रिजरेटर को अगर हमें मेंशन करना है, समझना है, तो हम ये लिख सकते हैं दैट कार्नोट हीट इंजन working in working in reverse direction.
बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. When a Carnot engine works in opposite direction as a refrigerator, it will absorb an amount of heat Q2 from the sink. तो यहां पर क्या होगा, जब रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो it will absorb amount of heat Q2 from the sink, right? At lower temperature, T2. As heat is to be removed from the sink at lower temperature, certain amount of work has to be done. बात आ रही है समझ में? जैसे कि यहां पर आप समझो, ये हमने सिंक ले लिया T2, दिख रहा है सभी को? ये आपके पास बेटा क्या है, सिंक है T2, और इस सिंक में से हमने क्या किया, Q2 एनर्जी को क्या किया है, अब्सॉर्ब किया है, और वो कहां जा रहा है, इट गोज टू द इंजन. यस और नो? हेलो? Yes, sir. बेसिकली आप Yes, यहाँ sir. पे देखो, सपोज ये आपका रेफ्रिजरेटर है विच इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. अब यहां से आपको हीट को बाहर निकालना है, ठीक है? तो हीट निकालने के लिए इट्स नॉट अ नेचुरल फिनोमेना कि आप लोअर टेम्परेचर से उसको हायर टेम्परेचर वाले प्लेस पे आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हायर टू लोअर इज पॉसिबल, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, बट लोअर में से आप हीट को बाहर निकाल रहे हो, दैट मींस यू हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क. ठीक है, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल वर्क. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हीट को बाहर निकालना है, हीट को रिजेक्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, ठीक है, दिस वर्क इज इक्वल्स टू, वी कैन से दिस वर्क इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2. किसके इक्विवेलेंट होगा, दिस वर्क इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 एज heat is to be removed from the sink at lower temperature, and amount of work equal to Q1 minus Q2 is performed by the compressor of an refrigerator. बोलो आई बात समझ में? तो यहां पर जो कंप्रेसर है वो ये काम करेगा कि वो Q1 माइनस Q2 वर्क डन करेगा. और अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 है, तो यहाँ पर जो Q1 आपको एनर्जी मिलेगी, दिस Q1 इज एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क प्लस Q2, वर्क प्लस Q2. तो टोटल हीट हमें कितनी मिलेगी, टोटल हीट एनर्जी जो बाहर हमें मिल रही है, दैट विल बी Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2. बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब ये Q1 जो एनर्जी है वो किसको मिल रही है, सोर्स को मिल रही है. और हमारा जो सोर्स है वो क्या है, तो सोर्स में बेटा होता है कि एटमॉस्फेयर होता है. आपके घर के अंदर जहां ये हीट रिलीज हो रही है वो कहाँ रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर में. क्योंकि आपने देखा होगा कि आपका जो फ्रिज है उसके पीछे एक रेडिएटर लगा होता है. क्या लगा होता है, रेडिएटर. और वो रेडिएटर क्या करता है, उसके अंदर जो एनर्जी आती है, मतलब कि रेडिएटर में जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर के अंदर. तो आपने देखा होगा कि आपके फ्रिज के पीछे वाला जो पार्ट होगा, अगर आप वहां पर अपना हाथ रखेंगे, मतलब फ्रिज के जो ये रेडिएटर वाला पार्ट है, मैं वहां हाथ रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रेडिएटर से करीबन आप 15-20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अपना अगर हाथ रखेंगे, देन यू विल आल्सो फील दैट कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा गर्म फील हो रहा है, राइट? इवन अगर आपको इस चीज को बेटर तरीके से समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे घर में जो एसी लगा होता है, राइट, तो एसी का दो पार्ट होते हैं. एक तो आपके घर के अंदर की तरफ होता है और एक घर के बाहर की तरफ होता है. जो बाहर की तरफ होता है वो क्या होता है, Compressor. राइट? और उसे कहाँ रखा जाता है, घर के बाहर, जो कि क्या करता है, गर्म हवा को बाहर फेंकता है.
आपने देखा होगा वो कितनी गर्म हवा बाहर फेंक रहा होता है, राइट। जब एसी चल रहा होता है उस टाइम पे वो कितना हीट रेडिएट कर रहा होता है। बोल भाई बात समझ में? Yes. तो ये कंसेप्ट क्लियर है Yes, sir. आपको कि हाउ द Yes, रेफ्रिजरेटर इज sir. वर्किंग। और ये जो सिंक है, बेसिकली सिंक क्या है? सो वी कैन से इट्स अ कंटेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को समझना है तो आप एक डेफिनेशन देखिए, इसको डिफाइन किया जाता है। देखो, यहां पर रेफ्रिजरेटर में एफिशिएंसी नहीं होती बेटा, पहली चीज आप ये समझो। रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या नहीं होता है? एफिशिएंसी। यहां पर क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ बुक्स के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ बुक्स के अंदर कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली इट्स अ कांस्टेंट। ठीक है। अब इसको डिफाइन करता है कुछ इस तरीके से कि रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड per cycle from the content of the refrigerator to the work done by the external agency to remove it. मतलब कि we can write it is defined as the ratio of the quantity of heat removed per cycle from the content of refrigerator to the work done by the external agency to remove it. ठीक है। एंड उससे डिनोट किया जाता है बीटा से, या फिर आप के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो हमने लिखा है के इज इक्वल टू क्यू टू बाई डब्ल्यू। क्या लिखा है? क्यू टू बाय डब्ल्यू। क्यू टू, अब यहाँ पे देखो क्या है कि जितना ज्यादा हीट रिजेक्ट कर रहा होगा और जितना वर्क डन कम होगा उतना ही ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेटर होता है, राइट। बिकॉज हीट रिजेक्टेड इज मोर एंड वर्क डन इज लेस, देन आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इट विल बी मोर बेटर। So Q2 by W and W is Q1 minus Q2. Now we know that from the Carnot's engine theorem कि Q2 by Q1 is equals to क्या लिखते हैं बेटा? T2 by T1 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? Q2 can be replaced by T2 और Q1 can be replaced by T1, right? तो ये हो जाएगा T2 by T1 minus T2। बोलो, बात आई समझ में? हेलो। Yes, sir. तो Yes, ये क्या sir. हो जाता है? इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बोलो, क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर के बेसिस पे। ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड टू रूम पर सेकेंड। अच्छा, हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो है -3 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड टू रूम पर सेकंड इफ 1 joule of electrical energy is given to refrigerator per second. How much heat is rejected to room per second if 1 joule of electrical energy is given to refrigerator per second? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 4 जूल, 7 जूल, 9 जूल और 13 जूल। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर दिया -3, दैट इज सिंक, दैट इज T2, वो है -3 एंड वी कन्वर्टेड इनटू केल्विन, तो ये हो जाएगा 270 केल्विन। T1 है आपका रूम टेम्परेचर विच इज 27, T1 है ये आपका सोर्स टेम्परेचर है एंड T2 है वो आपका सिंक टेम्परेचर है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन एंड 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन, तो वर्क डन कितना है, तो वर्क डन है 1 जूल। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा क्या गया है हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड टू रूम, मतलब कि रूम में कितनी हीट को रिजेक्ट किया गया होगा। तो ये जो रूम तक हीट जा रही है, रूम में जो हीट जा रही है, व्हाट इज एग्जैक्टली, इट्स अ Q1, राइट। वो क्या है बेटा, Q1 है। ध्यान है सभी को, यहाँ पे हम Q2 लेते हैं, Yes, यहाँ पर sir. इंजन लेते हैं, यहाँ Q1 लेते हैं, Q1 सोर्स होता है, तो Q2 से Q1 और यहाँ इस तरीके से हम लोग प्रोसेस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो Q1 है वो कौन सा है, दैट इज द सोर्स, मतलब कि जो हमने रूम में एक्सट्रैक्ट की है एनर्जी, जो हीट रिलीज हुई है वो। तो हमें इसे फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q2 by Q1 इज इक्वल्स टू T2 by T1, राइट। T2 हमारे पास में कितना है, देखो इट इज 270 केल्विन और T1 कितना है 300 केल्विन। तो 270 by 300 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 और 3 10, तो 9/10। तो Q2 by Q1 क्या आ जाएगा कि 9/10 आ गया हमारे पास में। Q2 by Q1 क्या आ गया 9/10। अच्छा, तो Q1 by Q2 क्या हो जाएगा, तो Q1 by Q2 हो जाएगा 10/9। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर, सॉरी -1 से सब्सट्रैक्ट किया है, दोनों तरफ -1 ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमने इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए ये किया हुआ है, -1 को ऐड करने वाला काम। तो Q1 by Q2 -1 इज इक्वल 10/9 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q1 minus Q2 by Q2 इज इक्वल टू 10 minus 9/9। तो Q1 minus Q2 जो है वो क्या हो जाता है, दैट इज योर वर्क डन W। तो ये हो जाएगा W by Q2 इज इक्वल टू 1/9। ये चीज समझ में आया? Yes, sir. W by Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/9। अब W जो है वो क्या है, तो ये है आपका 1 जूल। W क्या है आपका 1 जूल और Q2 से डिवाइड किया इज इक्वल टू 1/9। तो Q2 कितना आ जाएगा, Q2 कितना आ जाएगा 9 जूल। बोलो आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, anyone has any doubt in this now? बोलो भाई। No, sir. No, नहीं, sir. किसी को कोई डाउट है तो बताओ, पक्का नहीं है? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बेटा अपना हो गया चैप्टर कंप्लीट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।